Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 25th of January 2021, Tuesday. Motivation of the day is the bad news is time flies, and the good news is you are the pilot. आज के डिस्कशन में हम इंडिया की जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं उनके स्लिप होने की न्यूज़ को डिस्कस करेंगे. अपार्ट फ्रॉम इट वी विल डिस्कस अबाउट द मोबाइल डिवाइस रेगुलेशन दैट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू bring. And recently, India and Australia are actually negotiating a trade deal. So we will discuss about that trade deal because that is very important from the point of view of bilateral relation between India and Australia. Apart from these three major news, we will also discuss news related to Swiggy, where Swiggy turns Decacon. Apart from it, we will discuss about the tariff hike by we. Amazon offers that Amazon has offered to Future Group for providing certain sort of financial health. Apart from these three news, we will also discuss Center Vision's document and anticipation and forecasting about the electronic export. At the last, we will discuss about certain infographics that is given on page number 14 of Business Standard. So let's start with the first article that is given on page number 1 of Business Standard. Indices slumps 2.6% as sell-off deepens. After certain recoveries, India's benchmark indices again tumbled for fifth straight sessions on Monday. And why this decline is seen into India's benchmark indices or other emerging economies benchmark indices? Because of the fear that US Federal Reserve once again go for sharper rate hike. Why sharper rate hike? In order to control the inflation. So because of this uncertainty, the investors have continued to dump their risky investors, and there is a high sell-off into India's stock market. Apart from the US Federal Reserve rate hike, there is also rising global tension over यूक्रेन. तो यूक्रेन को लेकर के जिस तरह से रशिया, यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच में टेंशन बढ़ रही है, उसकी वजह से भी जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं वो फॉल होना शुरू हो गए हैं. तो ये दो तो इम्पॉर्टेंट रीज़न है. इसके अलावा क्रूड ऑयल प्राइसेस जो कि पिछले 7 सालों में अपने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है. सो ऑल दीज इवेंट्स आर एक्चुअली कीपिंग द इन्वेस्टर्स मूड सॉम्बर, और इसी की वजह से सेल ऑफ देखने को मिल रहा है. तो ये तो हो गए इंटरनेशनल फैक्टर्स जो कि इंडिया के बेंचमार्क इंडाइसेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं. अगर बात करें डोमेस्टिक फैक्टर्स की, तो हम सभी को पता है आगे आने वाले टाइम में बजट आने वाला है. बजट को लेकर के बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी, जैसे कि आज के ही न्यूज़पेपर में दिया हुआ है कि फूड और फर्टिलाइजर की सब्सिडी बढ़ेगी. कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर के भी बहुत सारे एंटिसिपेशन आ रहे हैं. तो बजट को लेकर के काफ़ी अनसर्टनिटी है. अपार्ट फ्रॉम इट, जिस तरह से Q3 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं, तो कॉरपोरेट्स अर्निंग्स जो रही हैं कंपनीज की, वो एंटिसिपेशन या हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन से कम रही हैं. Apart from it, sustained selling global fund amid concern over the expensive valuation. So all these are the important domestic factors that are also contributing into this sell-off. और इसी सारे डोमेस्टिक फैक्टर्स और इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से सेंसेक्स जो है वो 2.62% तक फॉल करते हुए 57,491 पर क्लोज हुआ. रिमेंबर द टाइम जब सेंसेक्स ने 60,000 का मार्क क्रॉस किया था. और रिसेंटली अगर हम देखें इंडाइसेस को, इंडिया के स्टॉक मार्केट को, तो जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो ज़्यादा दिख रहा है. और दिसंबर 27 से लेकर अब तक का ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट है सेंसेक्स का. इसी तरह निफ्टी ने भी अप्रॉक्सीमेटली सेम ट्रेंड ही डिपिक्ट किया. 2.66% का फॉल निफ्टी में देखने को मिला और निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली 17,149 पॉइंट पर क्लोज हुआ. एंड दिस वाज द शार्पेस्ट सिंगल डे फॉल फॉर बोथ द इंडाइसेस सिंस नवंबर 26. नवंबर 26 में ओमिक्रॉन के फियर की वजह से भी जो इंडाइसेस थे वो फॉल किए थे, स्टॉक्स जो थे वो फॉल किए थे. और अगर
इस रीसेंट फॉल की बात करें तो लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में इंडिया के जो डोमेस्टिक मार्केट है उसने अप्रॉक्सीमेटली 6% यानी 20 ट्रिलियन का जो वेल्थ है वो इरोज कर दिया है बिकॉज ऑफ दिस फॉल। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ परफॉर्मेंस हमें इंडिया के ही स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रही है, इवन यूएस मार्केट में भी जो ट्रेडिंग है वो रेड लाइन पर हो रही है। अगर डाउ जोन इंडाइसेस की बात करें चाहे नैस्डैक की बात करें, दोनों ने ही डिक्लाइन रजिस्टर किया है। इसका सीधा रीज़न यूएस में क्या है, जैसे कि अभी रिसेंटली गोल्डमैन शेयर्स ने ये डिक्लेयर किया कि दैट यूएस फेडरल रिजर्व इज गोइंग फॉर पॉलिसी टाइटनिंग। क्यों? क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो एग्रेसिवली बढ़ रही है और इसी के बाद से यूएस में भी ये डिक्लाइन देखने को मिला और यही सेम ट्रेंड इंडिया जैसे जो अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनके स्टॉक मार्केट्स पर भी देखने को मिला। And this is the infographics about the recent fall in stock exchange. Approximately 20 ट्रिलियन का लॉस हुआ है इंडियन स्टॉक मार्केट को। इसके अलावा जो टॉप 5 निफ्टी लूजर्स रहे, बजाज फाइनेंस, दीवी लैबोरेटरीज, टेक महिंद्रा, ग्रासिम्स एंड बजाज फाइनेंस, all these were the top losers. And this is the Brent crude and this is the US 10 years bond yield. तो yield भी बढ़ रही है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉल कर रहा है, सिंपली सेल ऑफ देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल फैक्टर्स। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 of business standard. No dual control on mobile device makers by DOT government. DOT stands for Department of Telecommunication. पैंडेमिक के ड्यूरेशन में इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर्स में जो भी इक्विपमेंट्स बाहर से इंपोर्ट होते हैं, 4G गियर इक्विपमेंट जितने भी बाहर से इंपोर्ट होते हैं, और अगर इंपोर्ट की बात करें मोर स्पेसिफिकली चाइना से जो इंपोर्ट होते हैं उनको लेकर के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। बेसिकली फोकस क्या था गवर्नमेंट का कि इस इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना जो चाइना से आता है। क्यों? क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क किसी भी कंट्री के लिए स्ट्रेटेजिक एरिया होता है और वहाँ पर चाइना जैसे कंट्रीज़ का इवेजन या चाइना में जो मैन्युफैक्चर डिवाइसेस हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनका यूज़ करना कंट्री के लिए थोड़ा सा सिक्योरिटी इश्यूज़ पर क्वेश्चन मार्क करता है। तो उसी को लेकर के आत्मनिर्भर भारत के आसपास गवर्नमेंट ने जितने भी जो टेलीकॉम कंपनीज थी, जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उनको डिवाइस किया था, उनको एड्रेस किया था, उनको सजेस्ट किया था इनफॉर्मली कि वो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर जो 4G गियर इक्विपमेंट्स हैं उनको ही यूज़ करें और जो चाइना से इंपोर्ट आ भी रहे थे, कार्गो आ भी रहे थे, उन पर 100% इंस्पेक्शन का क्लॉज लगाया था। 100% फिजिकल इंस्पेक्शन उनका मैंडेटरी कर दिया था गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से कई सारे जो शिप और कार्गोज थे वो पोर्ट्स पर ही स्टक हो गए थे और इसको लेकर के चाइना ने रिटेलिएट भी किया था। चाइना ने भी इंडिया के कई सारे कार्गोस और शिपमेंट्स को पोर्ट पर ही 100% फिजिकल इंस्पेक्शन के क्लॉज को लगा करके, नॉन टैरिफ बैरियर्स को लगा करके रोक रखा था। तो इसके बाद से देयर वाज अ कंटिन्यूअस बैटल propping in the Indian device manufacturing market. Into that, Department of Telecommunication has mandated that there should be every mandatory testing फॉर मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस के लिए मैंडेटरी टेस्टिंग, फिजिकल इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने मैंडेटरी कर दिया था। द मूव विल ब्रिंग द कर्टन्स फाइनली डाउन ऑन अ कंटेंशियस बैटल दैट वाज गोइंग बिटवीन द मोबाइल डिवाइस मेकर्स एंड बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। जो मोबाइल डिवाइस मेकर्स है उनका ये कहना था कि 100% जो मैंडेटरी टेस्टिंग करेगी टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर दैट इज TEC, उससे बहुत सारे हर्डल्स क्रिएट होंगे, ऑब्स्टिकल क्रिएट्स होंगे एंड दैट इज नॉट एडवाइजेबल, दैट इज़ नॉट गुड फॉर टेलीकॉम सेक्टर इन इंडिया, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसको लेकर के बहुत टाइम से बैटल चल रहा था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और मोबाइल डिवाइस मेकर्स के बीच में। फाइनली जो हमारे मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड IT हैं, उन्होंने मंडे को बोल दिया है कि जो मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स हैं दे वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू डुअल रेगुलेटरी कंट्रोल बाय DOT। ऐसा नहीं होगा, उन पर किसी भी तरह का डुअल रेगुलेटरी कंट्रोल नहीं लगाया जाएगा। तो जो स्पेकुलेशन आ रहे थे
कि मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं वो उन पर डुअल कंट्रोल लगेगा और उन पे कई उनके जो डिवाइसेस हैं उनकी मैंडेटरी टेस्टिंग करी जाएगी. सो ये सारे जो न्यूज़ थे, स्पेकुलेशन से फ़िलहाल के लिए उन पर रोक लग गई. हाउएवर, डिवाइस मेकर्स पॉइंटेड आउट दैट देयर प्रोडक्ट वर टेस्टेड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फॉर सिमिलर रीज़न. तो टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर से दोबारा से उसको मैंडेटरी टेस्ट करवाना इज़ एक्चुअली अ कॉस्टली वेंचर. इसके अलावा जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने ये भी बोला है कि अदर जो फैसिलिटीज़ हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के केस में वो भी सेटअप करी जाएंगी इंडिया में, जिससे कि मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, उनको प्रोडक्शन करना, ट्रांसपोर्ट करना आसान हो. सो विद फैसिलिटीज़ लाइक पावर, water, road, just like what is available in China and Vietnam. Why we are comparing, or why minister is comparing our manufacturing, especially mobile manufacturing industry, with China and Vietnam? Because these two countries are having excel ओवर मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग एट अ ग्लोबल लेवल. और मैक्सिमम आप देखें तो यहीं से जो मोबाइल डिवाइसेस होती हैं वो बन के आती हैं. और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल जोन को भी सेटअप करने की बात कही मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने. Apart from establishing electronic industrial zone, apart from providing power, water, roads like facility, the ministry has also pointed out that they will discuss certain issue with the labor minister in order to tweak certain labor laws so that electronic manufacturer can be enabled to build large factory where they can employ approximately 40,000 to 1 lakh workers. तो कुछ लेबर लॉस को भी रिलैक्स करने की बात हो रही, जैसा कि चाइना में रहता है, क्योंकि लेबर इज़ वन ऑफ द वेरी सेंसिटिव इशू इन इंडिया. मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर लेबर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं. दैट इज़ वाई कंपनीज आर ऑलवेज डिमांडिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन केस ऑफ लेबर लॉस. और अगर आप पैंडेमिक की बात करें तो पैंडेमिक में बहुत सारे स्टेट्स ने अपने खुद के डिस्क्रिशन के बेस पर लेबर लॉस को चेंज किया था इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द मोबाइल और एनी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. चूँकि लेबर लॉ जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो दोनों ही सेंटर और स्टेट्स के पास पावर होती है कि वो लेबर से रिलेटेड लॉज में चेंजेस या मॉडिफिकेशन कर सकें या लेबर इश्यूज़ पर अपना रूल्स या रेगुलेशन बना सकें. सो दिस इज़ व्हाट आवर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर इज सेइंग, दैट टेलीकॉम डिपार्टमेंट इज़ नॉट गोइंग टू इंटर इनटू मैन्युफैक्चरिंग. टेलीकॉम जो है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, वो टेलीकम्युनिकेशन में ही रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग में इंटर नहीं करेगा. जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका जो अभी तक टेस्टिंग जैसे होती थी BIS के थ्रू वैसे ही होगी. देयर विल बी नो टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर टू मैंडेटरीली टेस्ट देयर डिवाइसेस. सो फिलहाल के लिए जो क्लैश था वो क्लियर हो गया है. जो र्यूमर्स आ रही थी कि टेलीकॉम अब डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग को भी कंट्रोल करेगा, उसको लेकर के क्लैरिटी हो गई है. अब देख लेते हैं सम अदर news article that is given on page number 6. Sensitive issues to remain out of India Aussies early harvest deal. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अपने ट्रेड डील के फाइनल नेगोशिएशन के स्टेज पर हैं और ऐसा कहा जा रहा है बहुत ही जल्द दोनों ही कंट्रीज इंटरिम ट्रेड डील साइन कर लेंगे. लेकिन अगर बात करी जाए अभी ट्रेड डील इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच अगर साइन हो रही है तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठते हैं कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं जो इंक्लूडेड हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं जो नहीं इंक्लूडेड हैं. अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बाईलैटरल रिलेशन की बात करी जाए, डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करी जाए, तो बहुत टाइम तक, इंडिया की फ्रीडम के बाद से बहुत टाइम तक इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं रखी. और उसका एक ही रीज़न इंडिया हमेशा देता आया था कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो बहुत दूर है इंडिया से जियोग्राफिकली, तो उसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट नहीं है. बट लास्ट कुछ सालों से अगर हम देखें, इवन लास्ट कुछ डिकेड से, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग हुई है और डेवलप हुई है. और उसी के बाद से बहुत सारे ट्रेड डील्स, बायलैटरल ट्रेड्स जो हैं वो भी स्ट्रेंथन किया है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में. हालांकि अभी हम यहाँ पर ट्रेड डील की बात करें, सो वी आर नॉट गोइंग इनटू द जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. तो फाइनली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो नेगोशिएशंस हैं ट्रेड डील को लेकर के वो
हो चुके हैं. Both countries are set to keep aside the sensitive and contentious issues जो बेसिकली अभी तक इस ट्रेड डील को साइन होने के लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे थे. जो सेंसिटिव और जो कंटेंशियस इश्यूज थे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, फिलहाल के लिए उनको साइड रख दिया गया है जस्ट टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ साइनिंग ट्रेड डील. तो अब यहाँ पर बात आती है ऐसे क्या सेंसिटिव और कंटेंशियस इश्यूज थे इस डील को लेकर के जिसकी वजह से अभी तक ये डील साइन नहीं हो पाई. तो अगर देखा जाए दोनों ही कंट्री, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, दोनों ही कंट्री डेयरी और एग्रीकल्चर की फील्ड में स्ट्रॉन्ग हैं. और इसी को लेकर के, इस डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के कुछ बातों पर सहमति नहीं बन रही थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में. तो फिलहाल के लिए अभी इंटरिम ट्रेड डील साइन करने से पहले इन दोनों ही इश्यूज, डेयरी और एग्रीकल्चर, को फिलहाल के लिए इस डील से अलग रखा गया है, एटलीस्ट फॉर नाउ. तो दोनों ही कंट्रीज ये सोच रहे हैं कि जिन पर्टिकुलर इश्यूज पर सहमति बन गई है, जिस सेक्टर पर सहमति बन गई है, उनको लेकर के अभी इंटरिम ट्रेड डील साइन कर ली जाए जिससे कि बाइलेटरल रिलेशन जो है दोनों ही कंट्रीज के बीच में इंप्रूव हो. लेटर ऑन जो कंटेंशियस इश्यूज हैं एग्रीकल्चर और डेयरी, इनको आगे रिजॉल्व कर लिया जाएगा. हाउएवर, हाउ वैल्यू आइटम्स सच एज sheep meat, high end carrots could be the part of discussion in the proposed deals as these items is not of mass consumption in India. एग्रीकल्चर और डेयरी की अगर बात करी जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि इन्हीं दोनों इश्यूज़ की वजह से इंडिया ने एक बहुत बड़ा रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन साइन करने से मना कर दिया था. उसमें भी ऑस्ट्रेलिया एक मेंबर था, न्यूजीलैंड भी था, और सिर्फ एग्रीकल्चर और डेयरी इशू और सर्टेन सर्विसेज को लेकर के इंडिया ने उस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक डील को साइन करने से मना कर दिया था. हालांकि इंडिया पर बहुत प्रेशर था उस डील को साइन करने का. वाई कंट्री इज सो मच एक्चुअली फोकस ऑन दीज टू इश्यूज. अगर आप ध्यान से देखें तो ये इंडिया में फार्मर से रिलेटेड हैं. इंडिया में एग्रीकल्चर फार्मर का ही एक डोमेन है. डेयरी भी लगभग उसी के उसमें आता है, रूरल इकोनॉमी, विलेज और फार्मर से रिलेटेड. दैट इज वाई इंडिया डू नॉट वांट इंडियन फार्मर्स और इंडियन स्मॉल डेयरी इंडस्ट्री टू गेट एक्सपोज टू हाई कॉम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट. और इसीलिए कई सारे ट्रेड डील्स में ये एग्रीकल्चर, डेयरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन होते हैं इंडिया के लिए. और यही चीज़ हमें ऑस्ट्रेलिया से जो ट्रेड डील साइन हो रही है उसमें भी देखने को मिला. प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया विल नॉट कॉम्पीट विद लोकली प्रोड्यूस गुड्स इन इंडिया. जैसे कि हाई एंड कैरेट टू इंडिया विल नॉट हर्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल स्केल फार्मर्स. और इसी तरह शीप मीट जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा मास कंजप्शन में यूज़ नहीं होता. तो अगर ये दोनों ही प्रोडक्ट्स ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होकर के आते हैं तो दीज प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट और डिस्टॉर्ट द इंडियन मार्केट. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे आर नॉट गोइंग टू कॉम्पीट विद द लोकली प्रोड्यूस गुड्स इन इंडिया. And India and Australia are actually very keen for concluding an early harvest agreement, a precursor to FTA. तो दोनों ही कंट्री का ये एम है कि आगे आने वाले टाइम में दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे से FTA साइन करें. लेकिन फिलहाल के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट CECA पर डिस्कशन हो रहा है. और वो भी नहीं, उसका भी इंटरिम ट्रेड डील फाइन हो रही है क्योंकि डेयरी और एग्रीकल्चर रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो अभी रिजॉल्व नहीं हुए हैं. तो फ्यूचर में दोनों ही कंट्रीज इस डील को FTA में कन्वर्ट करने को लेकर के आगे चल रहे हैं. ऑफिशियल्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज हैव बीन इन रेगुलर टच टू फाइनलाइज द एग्रीमेंट एज अर्लियर एज पॉसिबल. And this is the trade figure of export and import between these two countries. तो फाइनेंशियल ईयर 19 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 22 तक का डेटा है और हम क्लियरली देख सकते हैं इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर ट्रेड बैलेंस की बात करी जाए तो डेफिसिट में है. एक्सपोर्ट जो है वो हम कम करते हैं, इंपोर्ट जो है वो हम ज़्यादा करते हैं. और इसीलिए इंडिया डेयरी और एग्रीकल्चर या पोल्ट्री, फिश रिलेटेड, मीट रिलेटेड जो एरिया है उनको लेकर के काफ़ी कंसर्न है इस पर्टिकुलर इंटरिम ट्रेड डील में. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स. स्विगी टर्न्स डेकाकॉन विद $700 million फंड रेज. तो फूड डिलीवरी जियान स्विगी हैज़ raised approximately $700 million in Invesco-led new funding.
और इस फंड रेजिंग एक्सरसाइज के बाद से स्विगी जो है वो डेकाकॉन की लिस्ट में आ गया है। उसका जो वैल्यूएशन है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है और इस डील के बाद स्विगी का जो वैल्यूएशन है वो $10.7 बिलियन तक पहुंच गया है। तो स्विगी नाउ हैज़ बिकम द डेकाकॉन स्टार्टअप इन इंडिया. And if we compare it with Zomato, so Swiggy's latest valuation is almost double that of Zomato. Recently, Zomato has went for IPO and Zomato was valued at $5.4 बिलियन. तो Zomato के कंपैरिजन में स्विगी ने जल्दी डेकाकॉन का टैग अचीव किया है एंड स्विगी हैज़ बिकम द इम्पॉर्टेंट डेकाकॉन और डेकाकॉन स्टार्टअप इन इंडिया. स्विगी से पहले कौन? पेटीएम, बायजूस एंड फ्लिपकार्ट, जिन्होंने अभी रिसेंटली डेकाकॉन का, फ्लिपकार्ट को अगर छोड़ते हैं तो बायजूस और पेटीएम ने रिसेंटली डेकाकॉन का टैग जो है वो अचीव किया है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. वोंट वेट 2 years टैरिफ हाइक लाइकली इन 2022 VI CEO. फाइनली टेलीकॉम सेक्टर में टैरिफ राइज करने की जो ट्रेंड थी वो स्टार्ट हो चुकी है. अगर इंडिया में एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र की बात करी जाए तो पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें लास्ट डिकेड्स में जो एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र है वो इंडिया में डिक्लाइन किया है. हालांकि लास्ट 2 years से ये थोड़ा सा इंक्रीज होना शुरू हो गया है, बट अगर जनरल ट्रेंड की बात करें तो एवरेज रिवेन्यू पर ईयर जो है वो 300 से लेकर के एक पॉइंट पर 100 तक आ चुका था, जिसकी वजह से टेलीकॉम जो सेक्टर था इंडिया में वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा था. अदर फैक्टर्स की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर जो है बहुत सारी अदर challenges को भी फेस करा. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अदर challenges here वी आर टॉकिंग अबाउट द टैरिफ ओनली. तो और रीसेंट टाइम से अगर हम देखें तो ये वीआई के केस में ही नहीं, एयरटेल और जियो भी अपने टैरिफ हाइक शुरू कर चुके हैं. क्यों? क्योंकि 300 से लेकर के जब इंडिया में 2G सर्विसेज थी तब एवरेज रिवेन्यू पर यूजर जो था अप्रॉक्सीमेटली 300 था, जो कि रिड्यूस होते होते एक पॉइंट पे जियो की एंट्री के बाद 100 आ गया था. रिवेन्यू मीन्स एवरेज रिवेन्यू पर यूजर मीन्स पर यूजर कितना रिवेन्यू कंपनीज अर्न कर रही हैं, और रिवेन्यू से ही कंपनीज का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उनका एक्सपेंशन होता है, प्रॉफिटेबिलिटी होती है. और ये अगर कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा था जिसकी वजह से जो कंपनीज का प्रॉफिट था, प्रॉफिट मार्जिन था, वो इम्पैक्ट हो रहा था, कंपनी का रिवेन्यू इम्पैक्ट हो रहा था, जिसकी वजह से अदर इशूज भी जनरेट हो रहे थे. और एज पर द एक्सपर्ट, वन ऑफ द एक्सपर्ट ऑफ इकोनॉमिस्ट इन इंडिया, एटलीस्ट there should be 200 average revenue per user should be there in order to be the profitable into telecom sector in India. तो companies approximately companies का जो ARPU average revenue पर यूज़र वो मिनिमम 200 होना चाहिए. हालांकि लास्ट 2 years से कंपनीज ने टैरिफ हाइक, चाहे वो वीआई हो, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो जियो हो, उन्होंने सारी कंपनीज ने अप्रॉक्सीमेटली टैरिफ हाइक शुरू कर दिया. तो लास्ट 2 years से जो ARPU है ये इंक्रीज होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी सफिशिएंट जो रेट है, जो सफिशिएंट रेट ऑफ ARPU उस पर नहीं पहुंचा. तो कंपनीज ने स्टार्ट किया. और अगर वोडाफोन आइडिया की बात करी जाए, वीआई की बात करी जाए, तो वीआई ने रिसेंटली 38% के जो शेयर्स हैं वो अनाउंस कर दिए हैं GOI के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, इन रिटर्न ऑफ देयर AGR ड्यूज. और उसके बाद से कंपनी जो है वो अब सारे मेजर्स ले रही है इन ऑर्डर टू रिवाइव द कंपनी. एंड इनटू दिस लाइन वोडाफोन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेड दैट टेलीकॉम कंपनीज कुड राइज टैरिफ दिस ईयर. हालांकि रिसेंटली अभी राइज हुए हैं, फिर वोडाफोन आइडिया तैयार है टैरिफ हाइक्स के लिए, क्योंकि इंडिया में टैरिफ डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा है कंपटीशन की वजह से, स्पेशली जियो के कंपटीशन की वजह से कंपनीज जो थी वो एक सफिशिएंट टैरिफ रेट चार्ज नहीं कर पा रही थी यूज़र से, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल हेल्थ इम्पैक्ट हो रही थी. अपार्ट फ्रॉम अदर रेगुलेटरी इश्यूज, AGR इश्यूज, स्पेक्ट्रम रिलेटेड इश्यूज, उनको अभी हम यहाँ पर साइड लाइन करते हैं. हियर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द टैरिफ. सो ऑल 3 प्राइवेट सेक्टर, रिलायंस जियो, एयरटेल, VI हाइक देयर प्रीपेड टैरिफ प्लान्स बाय अराउंड 20% रिसेंटली. और इस साल VI ने ये इंडिकेट किया दे आर फर्दर गोइंग फॉर टैरिफ हाइक. और डेफिनेटली अगर VI जा रहा है तो ऐसा एंटिसिपेट करना गलत नहीं होगा कि एयरटेल और जियो भी इसी सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे.
हालांकि VI के पॉइंट ऑफ व्यू से इट कुड बी द रिस्की वेंचर, क्योंकि VI इस केस में अभी इन टेलीकॉम में वी इज़ नॉट द मार्केट लीडर, तो दे कैन नॉट डिक्टेट द प्राइस। अगर VI टैरिफ हाइक ले जाता है और एयरटेल और जियो उसको फॉलो नहीं करते हैं, दीज कंपनीज डू नॉट गो फॉर टैरिफ हाइक, in that case it could be the risky venture for VI. VI may further see declining into its subscriber base or user base. So किस तरह से फिलहाल के लिए VI आगे अब कंपनी को रिवाइव करेगा, लेकिन अगर हम देखें तो इसके अलावा वोडाफोन आइडिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। तो CEO said that another tariff hike is possible in 2022 but would depend on how well the market absorbs the recent increase. Now let us look into the next clip. Amazon's offers legally invalid can't accept FRL independent directors. Recently Amazon ने FRL के independent directors को लेटर लिखा था और उन्हें कहा था we can help you in your financial crisis. हम कुछ अमाउंट में कैश या फंड अवेलेबल करा सकते हैं और अगर FRL जो है वो अमेज़ॉन का ऑफर एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है कि अमेज़ॉन और FRL के बीच में ऑलरेडी बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं और रिसेंटली जो रिलायंस रिटेल को जो अपने एसेट सेल किए थे FRL ने, उसको लेकर के बहुत सारे लिटिगेशंस और केसेस दोनों के बीच में चल रहे हैं। हालांकि इन सारे डिस्टर्बेंस के बावजूद भी अमेज़ॉन ने जो FRL है उनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को लेटर लिखा था कि दे वांट टू give long-term loan to avoid default on repayment of approximately 3,500 crore loan that is due on January 29. इसको लेकर के Amazon ने कहा था कि we are ready to help you for giving this much amount of loan, for giving a sufficient amount of loan in order to repay this much amount of due. हालांकि Amazon की तरफ से बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी थे और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन जो अमेज़ॉन ने रखी थी वो यही रखी थी कि कंपनी ने जो अभी 24,000 की जो डील करी है FRL रिलायंस ग्रुप के साथ, उस डील को कैंसिल कर दे फ्यूचर ग्रुप, जिसको लेकर के सारे केसेस सिंगापुर में भी गए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी गए, इंडिया की नेशनल ट्रिब्यूनल में भी कई सारे केसेस चले इसको लेकर के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन रखी थी किसने, अमेज़ॉन ने, कि हम आपको लॉन्ग टर्म लोन देंगे प्रोवाइडेड दैट यू कैंसिल द डील दैट यू हैव मेड विद द रिलायंस। तो उसको लेकर के क्लियरली फ्यूचर ग्रुप ने मना कर दिया। फ्यूचर ग्रुप का कहना है कि अमेज़ॉन ने जो डील ऑफर करी है दैट इज लीगली इनवैलिड एंड अमेज़ॉन के जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फिलहाल के लिए FRL के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उन्होंने कहा वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस डील, आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सेंटर्स विजन्स डॉक्यूमेंट सीज 10x राइज इन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट बाय फाइनेंशियल ईयर 26। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री ने अभी एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है, उसको विजन डॉक्यूमेंट्स का नाम दिया है और उस विजन डॉक्यूमेंट्स में एक एम्बिशियस टारगेट सेट किया गया है इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट को लेकर के, जो कि करंट लेवल से 10 गुना ज़्यादा है, 10x टाइम ज़्यादा है। सो जैसे एम्बिशियस टारगेट्स ऑफ इंक्रीजिंग इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट बाई ओवर 10 टाइम्स। अभी कितना इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट अगर हम देखें तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली $10.6 बिलियन। फाइनेंशियल ईयर 21 में इट वाज अप्रॉक्सीमेटली $10.6 बिलियन और इसको इंक्रीज करके 120 बिलियन तक लाने की बात करी जा रही है टिल फाइनेंशियल ईयर 26। तो आगे आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री जो है वो इंडिया के एक्सपोर्ट को ट्रिमेंडसली इंक्रीज करना चाह रही है एंड दिस विल मेक इलेक्ट्रॉनिक्स अमंग द कंट्रीज टॉप 3 एक्सपोर्ट कैटेगरी फ्रॉम इट्स करंट रैंक दैट इज एट नंबर 7। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एक्सपोर्ट होता है, अगर टोटल इंडिया के एक्सपोर्ट के डेटा को देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लेस 7वें नंबर पर आता है। और अगर ये एम्बिशियस टारगेट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो अचीव कर लेती है तो इन दैट केस दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट कैन बी एट अ थर्ड पोजीशन, 7 से सीधे सीधे तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा इन टर्म्स ऑफ द कंट्रीज टॉप एक्सपोर्ट कैटेगरीज फ्रॉम इट्स करंट मार्केट रैंक।
और इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस है गवर्नमेंट का वो मोबाइल फ़ोन्स को लेकर के, और जिसके लिए पीएलआई स्कीम भी लाई गई। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत ये पीएलआई स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ था, जहां पर गवर्नमेंट का सीधा फोकस था कि जो चाइना ने स्पेस वैकेट किया है, जो एंटी चाइना सेंटीमेंट्स डेवलप हुए हैं, उनको मैच्योराइज किया जाए। इंडिया भी ग्लोबल सप्लाई चेन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन करके सामने आए, एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बनकर, इंपॉर्टेंट कंट्री बन के सामने आए। और इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हमेशा से पीछे रहा है, डेवलप नहीं हो पाया, उसको बूस्ट मिलेगा। तो फिलहाल के लिए पीएलआई स्कीम लाई थी उस मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेटर ऑन गवर्नमेंट ने उसको कई सारे अदर सेक्टर, टेक्सटाइल में भी, अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के केसेस में भी, सोलर पैनल के केसेस में भी इसको एक्सटेंड किया था। अभी जो गवर्नमेंट और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो एक एम्बिशियस टारगेट लेकर के विजन डॉक्यूमेंट्स में आई है, उसमें ये जो एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनका एक्सपोर्ट 58% तक इंक्रीज कर दिया जाए, फॉलोड बाई आईटी हार्डवेयर्स, पीसीबीए, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, एलईडी लाइटिंग, वियरेबल्स एंड हेयरेबल्स। तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इनका एक्सपोर्ट 2026 तक इंक्रीज करने की बात करी गई है अंडर दिस विजन डॉक्यूमेंट। अब देख लेते हैं वन इन्फोग्राफिक्स दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 14 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इस इन्फोग्राफिक्स में इंडिया की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा हैं, उनके बारे में पब्लिकेशन है। ओमिक्रॉन की वजह से जो इंडिया के हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उसको प्रेजेंट किया गया है। सो वीकली इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज शोज साइन ऑफ फर्दर स्लो डाउन, जो कि ओमिक्रॉन से पहले थोड़ा सा रिवाइवल देखने को मिला था। उन सारे इंडिकेटर्स में फिर से डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, चाहे वो व्हीकल रजिस्ट्रेशन का डेटा हो, चाहे वो पैसेंजर फुटफॉल का डेटा हो ऑन फ्लाइट्स। इसके अलावा रिक्रिएशन और लेजर और रिटेल विजिट्स हैं, वो भी लोअर हुई है। इसके अलावा ट्रैफिक कंजेशन, जो दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक कंजेशन है, वो भी कम हुआ है। फ्रेट ग्रोथ इज ऑल्सो लोअर। पावर जनरेशन होल्ड स्टेडी। तो ये जितने भी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं जो इमीडिएट इकोनॉमिक इम्पैक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, इन सारे इंडिकेटर्स में फॉल देखने को मिला है। और एज पर द बिजनेस स्टैंडर्ड, दिस फॉल इज बिकॉज ऑफ द ओमिक्रॉन फेयर। सो डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक, रिटेल एंड रिक्रिएशन विजिट स्लिप्स, पैसेंजर फुटफॉल हैज स्लिप्स, व्हीकल रजिस्ट्रेशन ने भी डाउनफॉल देखा है, एंड ऑल दीज आर बिकॉज ऑफ द ओमिक्रॉन, जिसकी वजह से इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ अभी रिसेंटली रिवाइव हुई थी, उसमें फिर से डाउनफॉल देखने को मिला। हालांकि कई सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का ये भी कहना था कि ओमिक्रॉन का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पर देखने को नहीं मिलेगा। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना था, लेकिन फिलहाल के लिए डेटा कुछ और कह रहे हैं। डेटा इम्पैक्ट जो है वो शो करना शुरू कर चुके हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.